अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी वज़रा काउंसिल में शामिल किए जाने वाले अरकान को इतवार के रोज़ हलफ दिलाने के लिए स्टेज तैयार हो गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी को कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन के सहन में हलफ दिलाएंगी। मुसलसिल तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेकर मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को दोहराने वाले मोदी की इस बार की तकरीब हलफ बर्दारी 2024 की पहली दो तकरीब हलफ बर्दारी की तरह ही तारीखी और शानदार होने जा रही है। तकरीब में कई हमसाया ममालिक के सरबराहान हुकूमत व रियासत और मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों से मदो मुमताज़ शख्सियात के साथ कुल 8,000 अफराद की शिरकत मुतवक्को है। तकरीब और मेहमानों के बैठने के स्टेज की सजावट के बारे में हफ्ते को राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें कारकुनान कुर्सियां लगाने, रेड कारपेट बिछाने और अहाते की सजावट को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ थे। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी होने वाली एक रिलीज़ के मुताबिक श्रीलंका के सदर अनिल विक्रमार्का सिंघे, मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़, सेशल्स के नायब सदर अहमद हफीफ़, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना, मॉरिशस के वज़ीर आज़म प्रवीण कुमार जगन्नाथ, वज़ीर आज़म नेपाल पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के वज़ीर आज़म शेरंग टूबगे ने इस तकरीब में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। शेख हसीना हफ्ते की दोपहर यहाँ पहुँच चुकी हैं। हवाई अड्डे पर वजारत खारजा के हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। रिलीज़ के मुताबिक हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद ये रहनुमा शाम को राष्ट्रपति भवन में सदर मुर्मू की तरफ से मुनक़िदा इशाइया में भी शिरकत करेंगे। हुकूमत का कहना है कि मोदी की मुसलसिल तीसरी मियाद के लिए उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए रहनुमाओं का दौरा हिंदुस्तान की जानिब से पड़ोसी पहले पॉलिसी और सागर अप्रोच को दी जाने वाली आला तरजीह के मुताबिक है। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। हफ्ते की शाम पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक़िदा 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट और राज्यसभा अरकान की मीटिंग में सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। सोनिया गांधी लोकसभा में कांग्रेस कायदीन को नामजद करेंगी। अपने आप नाम अपने आप है क्या? राहुल जी Priyanka Gandhi, unprecedented and extraordinary election campaign has touched many hearts and made them feel that the problem was heard and will be addressed. The efforts and hard work put up by our MPs is noteworthy and distinctly discernible. I congratulate all the MPs for emerging victoriously by bravely defeating the divisive forces of numerous candidates that came all the way around this confused manner. With this fresh energy and renewed spirit, let us collectively continue to fight the protect our democracy, which is under a serious threat at the hands of the BJP. The prominence of our party gives to social campaigners to touch many hearts and made them feel that the problem was heard and will be addressed. The efforts and hard work put up by our MPs is noteworthy and distinctly discernible. I congratulate all the MPs for emerging victoriously by defeating the कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को कहा कि मुल्क के अवाम के एक बड़े तबके ने आम इंतखाबात में कांग्रेस पर भरोसा किया है, इसीलिए अवाम की राय को एहतराम के साथ कबूल करते हुए हमें नज़्म ज़ब्त के साथ लोगों की एतमाद पर खरा उतरना चाहिए। आम इंतखाबात के बाद पहली बार मुनक़िदा पार्टी की आला पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए खड़गे ने आज कहा कि मुल्क की आवाम ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद और कांग्रेस को इज्जत बख्शी, इसके लिए पार्टी को हर सतह पर काम करना होगा। खड़गे ने कहा कि हम इख्तिदार में हो या ना हो हमारा काम जारी रहेगा। हमें 24 घंटे 365 दिन अवाम के दरमियान रहना है, अवामी मसाइल को उठाना है। अहम रियासतों के इंतखाबात चंद महीनों में होने वाले हैं। हमें हरीफ जमातों को हर कीमत पर शिकस्त देकर
हुकूमत बनानी है। हिंदुस्तान के वोटर बदलाव चाहते हैं, इसीलिए हालिया इंतखाबात में अवाम ने तफरकाबाजी, नफरत और पोलराइजेशन की सियासत को सख्त जवाब दिया है। इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी जी को एक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। ये जीत है जनता की जीत, किसानों की जीत, युवाओं की जीत, दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों की जीत, श्रमिकों की जीत, महिलाओं की जीत है। ये जीत है संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। और राहुल जी ने आज बैठक में यही दोहराया कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का अभियान हमने चलाया था, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने प्रचार किया था, जाति जनगणना को लेकर जो हमने बार बार कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने इसका जिक्र किया, किसान न्याय को लेकर जो हमने गारंटियां दी हैं, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। ये सब कांग्रेस की आला तरीन पॉलिसी साज इदारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी लीडर राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ को मुत्तफिका तौर पर मंजूर करते हुए कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही लोकसभा में मौसर तरीके से पार्टी के मसाइल पर बहस कर सकते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने हफ्ते को वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की करारदाद मंजूर की है। वो पुरुम्मीद है कि राहुल गांधी इस तजवीज़ को कबूल करेंगे। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha, because we already told during this election we raised so many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agniveer-like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect Constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. This is what the CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को रिमार्क किया कि बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों के अवाम ने भी कांग्रेस पार्टी की तायद की है और हालिया मुनक़िदा लोकसभा इंतखाबात में उन रियासतों में बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के दौरे पर है, कौमी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गारंटी की अब वारंटी ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हालांकि बीजेपी की हुकूमतें हैं, लेकिन अवाम ने उन रियासतों में कांग्रेस को ज़्यादा तादाद में और ज़्यादा हलकों पर कामयाब बनाया। वो उनके पूरा आंकड़े पता नहीं होगा। तेलंगाना में उन लोगों को 4 थे, इस बार 8 मिले। पिछले बार हमको 3 था, इस बार 8 मिले। और असेंबलियों में भी हम लोगों को पिछले बार सरकार बनाया जब 64 असेंबलीज में हमको मेजॉरिटी आए थे। इस बार 64 + 1 असेंबली बाई इलेक्शन आए तो वो भी हम जीत लिया, अभी 65 हो गए। और पिछले बार असेंबली इलेक्शन में हमको 39.5 वोटिंग शेयर मिला था। इस बार 41% वोटिंग शेयर मिले थे हमारे सरकार को। तो इसीलिए मोदी जी आपके जो प्रदेश से गलत आंकड़े आपको दिखा रहे आपके नेता लोग,
गलत फहमी में मत पड़ो। और दूसरी बात रहा, महाराष्ट्र में आपके सरकार है, पर महाराष्ट्र में आपके हाल क्या हो गए? उत्तर प्रदेश में जहां पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वाराणसी में कितना वोटिंग परसेंटेज मिले, कितना मेजॉरिटी मिले और कितना सीट मिले? इसका मतलब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मोदी जी सरकार के खिलाफ लोग कांग्रेस पार्टी को जिताए, तो जिम्मेदारी लेकर उत्तर प्रदेश में मोदी जी इस्तीफा देना चाहिए था। और इस बार मोदी गारंटी कह कर गए, मोदी गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है, तो मोदी जी इस्तीफा दिए तो शोभा है। सर 5 साल चलेगी गठबंधन की सरकार। ये प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिष तो मैं जानता हूं नहीं। अभी खुद के पार्टी में क्या सवाल उठने वाले हैं, किसानों का सवाल क्या आने वाले हैं, विपक्ष के सवाल क्या आएंगे, उनके स्वपक्ष में जितने भी साथी लोग हैं एनडीए में, ये सब क्या होने वाले हैं अभी नहीं, अभी कुछ टाइम के बाद पता लगेगा। क्यों भाई, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया अलायंस बैठकर तय करेगा। तो इसीलिए इंडिया अलायंस में सब नेता लोग क्या सुझाव देंगे, वो सुझाव लेकर कांग्रेस पार्टी आगे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अकेला कुछ डिसीजन नहीं लेते, इंडिया अलायंस सब नेता लोगों को बिठा के सबके साथ हम चर्चा कर लेंगे। आंध्र प्रदेश के नए वज़ीर आला के तौर पर चंद्रबाबू नायडू की हलफबर्दारी के इंतजामात तेजी से जारी हैं। वो 12 जून को ओहदे का हलफ लेंगे। विजयवाड़ा जिले एसपी और कलेक्टर ने हलफबर्दारी की तकरीब के लिए गन्नावरम मंडल में कीसरापल्ली IT पार्क का मुआयना किया। हलफबर्दारी की तकरीब के लिए सामान पहुंच चुका है। बताया जाता है कि हलफबर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से 12 जून को हलफ लेने वाले तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू से हफ्ते को तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के 2 अरकान पार्लियामेंट रघुनंदन राव और जी नागेश ने मुलाकात की। एक मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने नागेश को गले लगाया, जो साबिक में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी से वाबस्ता थे और उन्होंने 1994 के असेंबली इंतखाबात में हल्का असेंबली बोझ से मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की थी। इस वक्त वो रियासती असेंबली के नौजवान रुकने असेंबली समझे जाते थे। वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में वजीर कबायली बहबूद की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद वो TRS, जो कि अब मौजूदा BRS है, उसमें शामिल हो गए थे और 2014 में हल्का लोकसभा आदिलाबाद से मुंतखब हुए थे। ताहम बादज़ां सियासी तब्दीलियों के पेश नज़र उन्होंने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली और 2024 के इंतखाबात में हल्के लोकसभा आदिलाबाद से मुंतखब करार दिए गए। तेलंगाना से नौ मुंतखब बीजेपी के अरकान लोकसभा ईटला राजेंद्र और कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने आज राजस्थान के नए वज़ीर आला भुजन लाल शर्मा से मुलाकात की। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हुई इस खैर सुगाली मुलाकात के दौरान जाफरानी जमात के 2 नौ मुंतखब अरकान लोकसभा ने भजन लाल शर्मा को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। भजन लाल ने इन दोनों की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईनाडू ग्रुप के सदरनशीन CH रामोजी राव हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान हफ्ते की सुबह चल बसे। अस्पताल के ज़राए ने बताया कि उनकी उम्र 88 बरस थी। रामोजी राव को सांस लेने में दुश्वारी पर 5 जून को अस्पताल में दाखिल किया गया था। इलाज के दौरान हफ्ते को सुबह 4:50 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी लाश को रामोजी फिल्म सिटी में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचाया गया, जहां ख़ानदान के अरकान, दोस्तों और मद्दाहों ने अफसानवी सरकर्दा शख्सियत को खिराज पेश किया। कृष्णा ज़िले आंध्र प्रदेश के एक ज़रई ख़ानदान में पैदा हुए रामोजी की मिल्कियत वाली कंपनियों में मार्गदर्शी चिट फंड, ईनाडू अखबार, ETV नेटवर्क शामिल है। रामोजी ग्रुप के सरबराह हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन का मरकज़ रामोजी फिल्म सिटी है। साथ ही वो ईनाडू अखबार, TV चैनल्स, ETV नेटवर्क और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी उषा किरण मूवीज़ के मालिक हैं। उनके दीगर कारोबारी मंसूबों में मार्गदर्शी चिट फंड, डॉल्फिन ग्रुप ऑफ होटल्स, कलांजलि शॉपिंग मॉल, प्रिया अचार और मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हैं। उन्होंने तेलुगु सिनेमा में अपने काम पर 4 फिल्म फेयर अवार्ड, 5 नंदी अवार्ड्स और नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किए हैं। 2016 में उन्हें सहाफ़त, अदब और तालीम में उनके रोल पर हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहरी एजाज़ पद्म विभूषण से नवाजा गया।
नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते की सुबह ईनाडू ग्रुप के सदरनशीन और रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव की मौत पर उनको खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि रामोजी राव की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक ट्वीट के जरिए मोदी ने सहाफत और फिल्म इंडस्ट्री में राव के ताउन को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि वो एक विजनरी थे जिन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया में इनकलाब बर्पा किया। उनकी भरपूर शिराकत ने सहाफत और फिल्म की दुनिया पर अनमिट नुक़ूश छोड़े हैं। अपनी काबिल ज़िक्र कोशिशों के ज़रिए उन्होंने मीडिया और तफरीही दुनिया में जिद्दत और उम्दगी के लिए नए मियार कायम किए। रामोजी राव हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में बहुत पुरजोश थे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ बातचीत करने और उनकी हिकमत से इस्तिफ़ादा करने का कई बार मौका मिला। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आला जो कि आंध्र प्रदेश के आइंदा वज़ीर आला हैं, तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने सरकर्दा ताजिर और मीडिया की अहम शख्सियत रामोजी राव को खिराज पेश किया। हफ्ते की सुबह चंद्रबाबू नायडू दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे और सीधे रामोजी फिल्म सिटी पहुंचकर उन्होंने खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, साबिक़ नायब सदर वेंकैया नायडू और कई वुज़रा और कई शख्सियतों ने रामोजी राव को खिराज अकीदत पेश किया। उनमें तेलंगाना, झारखंड के गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर भी शामिल हैं। రామోజీరావు గారు దేశ రాజకీయాలలో పత్రికా రంగంలో ప్రసార రంగంలో ఆద్యుడు ఈ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడి ప్రతిపక్ష పాత్ర పత్రికలు ప్రసార సాధనాలు పోషిస్తాయని నిరూపించిన వాడు వ్యాపారంలో కానీ ప్రజాసేవలో కానీ ప్రజా సమస్యల్ని లేవనెత్తి పాలకుల నుంచి ప్రజలకు మేలు జరిగే విధంగా పోరాటం చేసిన వ్యక్తి రామోజీరావు గారు. వ్యక్తిగతంగా రామోజీరావు గారు వారి కుటుంబంతో నాకు చాలా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. వారి మరణం చాలా బాధాకరం. వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢమైన సానుభూతిని తెలియజేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రామోజీరావు గారి అంత్యక్రియలను అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. రామోజీరావు గారు చనిపోవడం అనేది ఒక తీరని లోటు. తెలుగు రాష్ట్రాలకే కాదు ఈ దేశంలో పత్రికా రంగానికి ఎనలేని సేవలు అందించిన రామోజీరావు గారి మరణం అనేది ఒక దురదృష్టకరమైన సందర్భము. వారి కుటుంబానికి అండగా నిలబడి వారి కుటుంబానికి సానుభూతి తెలియజేసి आधिकारिक लांछनाल। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने रामोजी राव की आखिरी रसूमात तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ अदा करने का फैसला किया है जो हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुमताज़ सनतकार और पद्म विभूषण अवार्ड याफ्ता रामोजी राव की मौत से बड़ा सदमा पहुंचा है। कांग्रेस हुकूमत ने रामोजी राव की आखिरी रसूमात तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ अदा करने का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली में हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि रामोजी को तेलुगु सहाफ़त में साख में इजाफा और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की कदर में इजाफे का सहरा जाता है। उन्होंने कहा कि तेलुगु प्रेस और मीडिया का शुबा कभी भी इस खला को पूर्ण नहीं कर सकेगा। जुनूब मगरबी मानसून ने तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जुनूबी छत्तीसगढ़ और जुनूबी उड़ीसा के मजीद चंद हिस्सों में हफ्ते को पेशरफ्त इख्तियार कर ली। महकमे मौसमियात ने यहाँ जारी करदा यौमिया रिपोर्ट में कहा कि तेलंगाना और चंद दूसरी रियासतों में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के मजीद पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं, जिसके तहत आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला विकाराबाद, महबूबनगर, वनपर्थी और नारायणपेट में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत में चंद मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की भी पेशकशी की गई है। आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले वनपर्थी में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। इस मुद्दत के दौरान रियासत के 1 या 2 मकामात पर भी बारिश हुई। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इतवार यानी 9 जून को रियासत भर में ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा। कमीशन ने इस इम्तिहान के पुरसकून इनेकाद के लिए वसीतर इंतजामात किए हैं। ग्रुप 1 की 563 जायदादों के लिए ज़ायद अज़ 4 लाख उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की हैं। कमीशन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हर उम्मीदवार को मुनफरिद OMR शीट दी जाएगी। रियासत के तमाम 31 अजला में इस मकसद के लिए 897 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। कमीशन के ज़राए ने बताया कि हर सेंटर पर एक
सिटिंग स्क्वाड मुकर्रर किया जाएगा और हर 5 मराकज़ के लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड का तकर्रुर किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि हर 20 मराकज़ के लिए एक रीजनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया है। हर 100 उम्मीदवारों के लिए एक मुमतहिन को मुकर्रर किया जाएगा। इम्तिहानात का आगाज़ 10:30 बजे से होगा, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि सभी उम्मीदवारों को 10 बजे के अंदर इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 बजे इम्तिहानी मराकज़ के गेट बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद किसी को भी दाखिला नहीं दिया जाएगा। नीट इम्तिहान के निकाद में बेकायदगियों से मुतालिक अखबारी इत्तलात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने मरकज़ से मुतालबा किया कि वो इस मसले की माहिरीन की कमेटी के जरिए आला सतही तहकीकात करवाए। KTR ने नीट इम्तिहान में बेकायदगियों की अखबारी इत्तलात पर एक्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मरकज़ को इस मसले पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहिए, जिससे लाखों तलबा का मुस्तकबिल मरबूत है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 66 तलबा ने जारिया साल नीट इम्तिहानात में 720 निशानात के मिनजुमला 720 निशानात हासिल करते हुए फर्स्ट रैंक हासिल किया। ऐसा साबिक में कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि कई तलबा ने 718 और 719 निशानात भी हासिल किए। कारगुजार सदर BRS ने पूछा कि नीट के नतायज उजलत में क्यों तैयार करते हुए जारी किए गए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नतायज के दिन ही नीट के नतायज के ऐलान से कई शुबात को खतियत मिलती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी तालिब इल्म को नीट इम्तिहान में टॉप 5 रैंक में मुकाम हासिल नहीं हुआ और वो समझते हैं कि नीट इम्तिहान में बेकायदगियों की वजह से ऐसा हो रहा है। मिर्ग के मौके पर शहर हैदराबाद में दमे के मरीजों को मछली में दवा खिलाई जा रही है। नामपली नुमाइश ग्राउंड में बथनी गौड़ खानदान के अरकान ये दवा तकसीम कर रहे हैं, जिसके लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से दमे के मरीज़ हैदराबाद पहुँचे। हुकाम ने इस सिलसिले में तमाम इंतजाम किए। गुज़िश्ता 173 बरसों से बथनी गौड़ खानदान की जानिब से दमे के मरीज़ों को मछली में दवा मिर्ग के मौके पर खिलाई जा रही है। इस दवा के लिए आने वाले मरीज़ों को किसी भी किस्म की तकालीफ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं और तमाम एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। स्पीकर जी प्रसाद कुमार और वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मछली में दवा की तकसीम का आगाज़ किया। रियासती हुकूमत के ताउन से इस दवा की तकसीम 2 दिन तक की जाएगी, जिसके बाद बथनी गौड़ खानदान की जानिब से उनके घर पर यह दवा मरीज़ों में तकसीम की जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख अफराद इस दवा को खाने के लिए हैदराबाद पहुँचे हैं। అలాగే వేగమానితో ఉన్న ఈ భయాన్ని కూడా సంపూర్ణంగా తీసుకున్నా అక్కడ 2 మాటలు మాట్లాడాలి. और जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था, हमारे आंध्रा तेलंगाना जोनल इंचार्ज मोहिनी बहन जी और उनके तरफ से आए हुए पूरे संत निरंकारी सेवा दल, आज उनके तरफ से आज जो ये सेवा हमको मौका मिला है, पूरे ये मिनिस्ट्री लेवल पे हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। మృగశిర కార్తీకి సంబంధించి ప్రారంభం రోజు ఆనవాయితీగా పత్తిని కుటుంబ సభ్యుల సారథ్యంలో అనేక సంవత్సరాలుగా ఉచిత చేప పంపిణీ మందు కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు కూడా నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో గౌరవ తెలంగాణ శాసనసభ స్పీకర్ గారు గడ్డం ప్రసాద్ గారు, హైదరాబాద్ మేయర్ విజయలక్ష్మి గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రి పెద్దలు నాగేందర్ గారు, రాజ్యసభ సభ్యులు అనిల్ యాదవ్ గారు, మెట్టో సాయి గారు, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, బత్తిని కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పీకర్ గారి సారథ్యంలో ఘనంగా ప్రారంభం చేసినారు. ఇది చాలా కాలంగా ఈ చేప పంపిణీ
విశ్వాసంతో మృగశిర రోజు చేప మందు వేసుకునే వాళ్ళు వేసుకుంటారు, లేకుంటే కూడా మన 150 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతూ ఉంది. అదే కాక చేప మందు అనేటువంటిది ఒక కార్యక్రమం అయితే మృగశిర రోజు చేపలు తింటే కూడా మంచిది అనేటువంటి ఒక ఆనవాయితీ మనం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. అస్తమా, అదేవిధంగా శ్వాస సంబంధించిన ఇతరత్ర అనేకమైనటువంటి వ్యాధులకు సంబంధించి ఒక పెద్ద విశ్వాసం ఇందుకు సంబంధించి విదేశాల నుంచి దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు, వారికి పత్తిని సోదరులకు మొత్తం కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈ ఫిష్ మెడిసిన్ ఇవ్వడము, ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి భక్తులకు పిట్టి కుటుంబం ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళకి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కలిగేయడం, ప్రభుత్వం కూడా అన్ని రకాల రవాణా తదితర శానిటేషన్ కావచ్చు, జిల్లా యంత్రాంగం మత్స్యశాఖ కావచ్చు, అన్ని రకాల సౌకర్యాలు చేస్తూ ఉంది. భవిష్యత్తులో కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి అన్ని రకాలుగా అందుబాటులో ఉంటుందని తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా ఈ యొక్క మందు కార్యక్రమం చేస్తున్న మీ అందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ गौरव स्पीकर गड्डम प्रसाद गारी माట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी ने कानून साज काउंसिल में वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के के जमीनी इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली है. सी नवीन उर्फ 3 मार मल्लाना ने बीआरएस के अपने करीबी हरीफ राकेश रेड्डी को शिकस्त दे दी है. जुमे को रात देर गए मल्लाना के इंतखाब का उस वक्त ऐलान किया गया जब उन्होंने दूसरे तरजीही वोट में राकेश रेड्डी पर 14,000 वोटों की सबकत हासिल की. रिटर्निंग ऑफिसर डी हरिचंद्रा ने कल निश्चित शब को मल्लाना को सर्टिफिकेट हवाले किया. रायशुमारी का आगाज 5 जून को सुबह 8 बजे से हुआ था, जो 7 जून को 10:30 बजे इख्तिताम को पहुंचा. बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए रकम न होने पर नौजवान ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकशी कर ली. ये वाकया तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आया. इस नौजवान की शिनाख्त चंदनापल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साल शिवमणि के तौर पर की गई. उसने आला तालीम के लिए रूस जाने का मंसूबा बनाया. उसके लिए 3.5 लाख रुपए दरकार थे. उसके वालिदैन ने कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन कर्ज ना मिल सका, जिस पर मायूसी के आलम में नौजवान ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकशी कर ली. उसने इंतहाई इक़दाम से पहले वालिदैन को फ़ोन करते हुए कहा कि वो खुदकशी कर रहा है. कूलर से लगे बिजली के झटके की वजह से एक कम उम्र लड़की की मौत हो गई. ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के अल्लूरू गांव में पेश आया. इस लड़की की शिनाख्त सिंधुजा के तौर पर की गई. इस वाक़े के साथ ही गांव में गम की लहर दौड़ गई. लड़की की मौत की इत्तला पर बड़ी तादाद में अवाम लड़की के मकान पहुंच गई और उसके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया. वाज़ेह है कि 15 दिन कबल आरमूर में कूलर से बिजली का झटका लगने से एक कमसीन लड़की की मौत हो गई थी. ज़िले में ये ऐसा दूसरा वाक़या है. अमेरिका में अपोलो 8 मिशन के एस्ट्रोनॉट बिल एंड्रेस की जुमे की देर रात एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई. 90 साल के एंड्रेस इंसानों को लेकर चांद की ऑर्बिट में जाने वाले पहले मिशन अपोलो 8 का हिस्सा थे. एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को बिल वॉशिंगटन में अकेले एक छोटा सा प्लेन उड़ा रहे थे. ये प्लेन सिएटल के नॉर्दर्न इलाके में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:40 पर पानी में क्रैश हो गया. इसके बाद सर्च टीम को प्लेन की क्रैश साइट पर एंडर्स की लाश मिली. उनके बेटे ग्रेग ने उनकी मौत की तस्दीक की है. अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन प्लेन क्रैश की जांच कर रहे हैं. अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा रह चुके मेजर एंड्रेस 1968 में कर्नल फ्रैंक बोरमैन और कैप्टन जेम्स लोवेल के साथ अपोलो 8 मिशन के लिए रवाना हुए थे. अपने मिशन के दौरान उन्होंने ज़मीन और चांद की कई तस्वीरें ली थी. इस मिशन का मकसद अपोलो 11 की तैयारी करना था, जिसमें पहली बार इंसान चांद पर कदम रखने वाला था. 24 दिसंबर 1968 को चांद के 10 चक्कर लगाने के दौरान तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने चांद के ऑर्बिट से ऊपर उड़ती ज़मीन की कई तस्वीरें ली थी. नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही. आप देखते रहिए INN चैनल.